भी करते हैं। और जनता का भी अब कहना है कि राम मंदिर हमें खाने को नहीं दे देगा, हमें रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। इस गर्मी में चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। 4 जून को 4 बजे 400 पार होगा, लेकिन न्यूज़ ऑफ नेशन का सवाल बहुत बड़ा है कि 400 पार कैसे होगा। देश के प्रधानमंत्री, इस उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, देश के जो नागरिक हैं, यूपी की जो जनता है, और इस देश का बच्चा बच्चा भी कह रहा है 4 जून को 4 बजे 400 पार। आखिर कैसे करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई चमत्कार करने वाली है 4 जून को? सवाल बहुत बड़ा है। और देखते हैं 4 जून को इस देश का सम्राट कौन होगा, 140 करोड़ जनता का राजा कौन बनेगा। और इसी बीच विश्व हिंदू महासंघ के युवा मोर्चा के बस्ती के जिला अध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी से आपकी खास मुलाकात होगी। हम इनसे खास मुलाकात करेंगे और सवालों का महामाया जाल होगा। बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं, जोरदार आपका एक बार पुनः न्यूज़ ऑफ नेशन में। बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मोदी जी आते हैं, अब भाषण देते हैं, कहते हैं 4 जून को 400 पार होगा। विपक्षियों का भी ये बड़ा सवाल हो गया है और विपक्षी खलबलाए हुए हैं कि मोदी जी ऐसा क्या करेंगे कि 400 पार, आखिर कहां से लाएंगे 400 पार? देखिए, 400 पार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, नक्सली मुक्त भारत और ऐसे तमाम काम जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद स्थापित भगवान राम का मंदिर, और आप भारत के सभी शहरों में जितने स्मार्ट सिटीज़ हैं और मेट्रोज हैं, रेलवे है, सारी चीज़ें, जितना नेशनल हाईवेज राजमार्ग इस सरकार में बने, आज तक किसी सरकार में नहीं बने हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। किसान सम्मान निधि देकर किसानों के सम्मान की रक्षा की गई, फसल बीमा योजना है, एमएसपी है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो प्रति व्यक्ति को सरकार से जोड़ती हैं। और जब जन जन तक सरकार की योजनाएं एकदम ज़मीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, पिछली सरकारों के बारे में ये कहा जाता था कि 100 रुपया अगर वहाँ से चलता है तो 75 पैसा यहाँ पहुँचता है। आज प्रति व्यक्ति के खाते में जो भी योजना है, खाते में प्रति व्यक्ति को दी जा रही 1 भी रुपये का झोल नहीं है। तो प्रति व्यक्ति जो है वो सरकार से अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहा है, कानून व्यवस्था है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए 400 पार कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 400 पार होगा। विपक्षियों का बड़ा सवाल है। विपक्षियों के पास भारतीय जनता पार्टी के लिए सवालों का महामाया जाल है। यानी जब विपक्षी बोलना शुरू करते हैं तो सवालों का मेकअप करते हैं, उनके पास सवालों का मेकअप है। विपक्षियों का यह भी कहना है कि इनके पास सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं, आतंकवाद, राम मंदिर और ऐसे तीसरा है जिसको कहा नहीं जा सकता। मतलब किसी भी टॉपिक पर ये बोलने लगते हैं। इनसे कहा जाए, अगर भारत के विकास के बारे में सोचा जाए तो वहाँ पर एकदम शून्य हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी नहीं करते हैं, पत्रकारों का सवालों का जवाब वो देने के लिए नहीं तैयार है। और पत्रकार यहाँ तक कि सवाल पूछ नहीं पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से डर रहा है पत्रकार। ये विपक्षियों का सवाल है। तो इस बात को लेकर हमारी बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने सवाल करते हैं, जब 70 साल उनकी पार्टी देश में थी तो उनको देश ने एक बहुत लंबा अवसर दिया है कि वो अपने काम के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रति व्यक्ति को लाभ पहुँचे, जनता को सीधा लाभ पहुँचा पाएँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। 2014 में लोकतांत्रिक रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और तब से आज तक 10 वर्षों में जितने विकास के काम हुए हैं उतने पिछले 70 वर्षों में नहीं हुए। 10 काम गिनवा दीजिए। 10 काम, जैसे काम तो बहुत हैं। 10 काम: आतंकवाद मुक्त भारत पहला काम, राम मंदिर, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना, गरीब माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति, हर घर शौचालय, हर घर आवास,
ट्रेनों का, जितनी ट्रेनें 70 साल में चली हैं उससे ज़्यादा ट्रेनें 10 साल में चली। और सबसे बड़ी बात जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, कोरोना काल में जिस तरीके से देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, और हमने वैक्सीन इंपोर्ट नहीं की है, निर्यात की है, हमने आयात नहीं की, निर्यात की है। भारत एक बहुत बड़ा विश्व गुरु बना है, पूरे विश्व की निगाहें इस समय भारत में हैं। और आतंकवाद, नक्सलवाद को प्रभावित करने वाली खाली देश में नहीं, विदेश में भी जो ताकतें हैं जिनका दम घुट रहा है भारत में, वो भी इस बार के चुनाव में टकटकी लगाए हैं। वो ऐसे माहौल तैयार कर रहे हैं कि भाजपा बहुमत की सरकार ना बन पाए। लेकिन देश की जनता सब जानती है, चूंकि उसने 10 साल के स्वर्णिम कार्यकाल को देखा है और इसे वो लगातार निरंतर जारी रखेगी। ये विजय रथ 400 पार के पहले नहीं रुकने वाला है। अच्छा, आप लोग 400 पार का माला रट रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विपक्षियों को जगह ही नहीं देना चाहते हैं? नहीं, विपक्षी जगह लायक काम करेगा तो जगह करेगा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और पूर्ण लोकतांत्रिक रूप से भाजपा की सरकार आई है, तो देश की जनता वो जानती है कि जो हमारे हित में, जो देश की जनता के लिए, जो राष्ट्र हित में काम करेगा, जनता उसको चुनती है। अब वो अपना राष्ट्र हित नहीं करा पा रहे हैं, वो पाकिस्तान के पास चले जाते हैं, वो अन्य मामलों में देश का विरोध कर देते हैं। जहां देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देश की जनता जान रही है कि हम एक सशक्त सरकार बनाना चाहते हैं, एक मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं, जिससे देश का विकास हो और भारत फिर से विश्व गुरु बने। इसलिए पूरा देश, 100 करोड़ देशवासी पूरे तन मन धन से, मनोयोग से अब की बार बीजेपी को सत्ता में पुनः ला रहे हैं और ये विजय रथ 400 पार के पहले नहीं रुकेगा। कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर 400 पार हो गया, अगर इनकी सरकार आई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र खतरे में कैसे हो जाएगा? लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र, हर व्यक्ति की जिसमें समान भागीदारी हो। हम भी वोट दे रहे हैं, आप भी वोट दे रहे हैं, वोट के माध्यम से ही सरकार चुनी जाती है। और 2014 में कांग्रेस की सरकार को हराकर भाजपा की सरकार बनी थी, तो वो भी लोकतंत्र का ही माध्यम था। तो क्यों पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार आ गई, तब लोकतंत्र कहाँ था? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। ये सब फर्जी बातें हैं। जब इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर जनता के बीच में जाएं। जनता ने विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया है। विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं उनका सबका अपना मैनिफेस्टो है, अपना घोषणा पत्र है। हम कहते हैं कि एनडीए से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आप बता दीजिए कि विपक्ष का एक उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री बन जाए। अभी तो चुनाव हो रहा है, चुनाव में सीटों को लेकर खींचातानी है, बाद में उम्मीदवार को लेकर खींचातानी होगी। ये खुद में स्पष्ट नहीं है कि देश की जनता के सामने कोई एक चेहरा रख दे जो इसको देश का प्रधानमंत्री वो बनाना चाहते हो। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई आधार नहीं, इनके पास कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। आप ये बताएं कि पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इन 70 वर्षों में कोई बेरोजगार नहीं था देश में? जितने बेरोजगार हैं वो इस देश में 10 साल में आए हैं? अगर नहीं, और दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, तो आप ये बताएं कि समाजवादी पार्टी जो उनके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसका अपना घोषणा पत्र है। बंगाल में ममता बनर्जी का अपना घोषणा पत्र है, बिहार में लालू जी का अपना घोषणा पत्र है। तो ये घोषणा पत्र असली कौन सा है, ये तो जनता जान ही नहीं पा रही है। तो इसलिए ये सब भ्रामक बातें हैं। 70 साल देश ने आपको मौका दिया है। आपने अगर ऐसी कोई बात की होती जिससे देश हित होता, जनहित होता, राष्ट्र हित होता, तो आपको इस तरीके से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति काम करेगा, वोट काम के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर पड़ेगा, और पूरा देश निर्विवाद रूप से मोदी जी को एक मतलब सुदृढ़ नेतृत्व की सरकार देने जा रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को भूख मुक्त किया है, लेकिन विपक्षियों का कहना है इन्होंने गरीबी रेखा को बढ़ोतरी किया है। इस सरकार में आने पर ये अनाज फ्री दे रहे हैं और 2000 पर मंथ खाते में आ रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव में आप जाएंगे तो वहां पर उनके खातों में पैसा गिरा। ऐसे में उनका ये भी कहना है कि जब सारी चीज़ें फ्री मिल रही है तो हम क्यों काम करने जाएं। देखिए, ये उस समय की योजना थी कि जब देश में कोरोना काल था, कोई भी व्यक्ति घर से निकल नहीं पा रहा था, और कोरोना काल में मोदी जी जैसा नेतृत्व ही इस देश को संभाल पाया है कि हमको कहीं भी, हमारे देश का कहीं भी नुकसान ऐसा नहीं हुआ है। सबसे जल्दी वैक्सीन हमने बना दिया और पूरे भारतवर्ष को निःशुल्क वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। इस देश को भूलना नहीं चाहिए। कोरोना काल जैसी भीषण महामारी के दौर में भी आपके बस्ती जनपद में भी कम से कम 5 ऑक्सीजन प्लांट थे। हमेशा सारी मरीजों के लिए व्यवस्था थी, जितनी दवाएं थी।
ऐसा सरकार कि जो अपने प्रति व्यक्ति का ख्याल रखता हो, ये 10 साल बाद जो है, 70 सालों बाद 10 साल ये देश को मिला है। और विपक्ष का काम है आरोप लगाना। आरोप उनका इसलिए सिद्ध नहीं होता क्योंकि उन्हें एक बहुत लंबा अवसर मिला था काम करने का और वो चूक गए। और जब आप अपने अवसर पे चूक जाएंगे तो सिर्फ आपके पास आरोप लगाने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये सब बातें भारत की जनता जानती है। भारत की जनता जानती है कि हमें आवास मिल रहा है, हर घर शौचालय मिल रहा है, इतनी सड़कें बन रही हैं। 2014 के पहले बिजली कितनी आती थी ये पूरा भारत जानता। आज बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, आज कानून व्यवस्था देख लीजिए। कोई भी अपराधी, हमारे योगी जी कहते हैं कि अपराधी एक चौराहे पर अगर अपराध करके निकलेगा तो दूसरे चौराहे पर उसका काम तमाम हो जाएगा। इस तरीके की कानून व्यवस्था भारत में बनी है। कोई भी अपराधी माफिया किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकता, किसी के घर में घुसकर किसी कोई अपराध नहीं कर सकता है। हम खुलेआम चैलेंज करके देखते हैं कि इससे अच्छी कानून व्यवस्था पूरे भारत में कहीं नहीं है और इससे अच्छी सरकार पूरे विश्व में नहीं है। विपक्षियों का ये भी कहना है कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक का काम कर रहा है। जब इन्होंने राम मंदिर बनवा दिया तो लोगों का ये भी कहना है कि 400 पार ये इस तरीके से भी करते हैं। और जनता का भी अब कहना है कि राम मंदिर हमें खाने को नहीं दे देगा, हमें रोजगार चाहिए। देखिए, ये विपक्ष का सवाल है। राम मंदिर, भगवान राम हमारी अस्मिता के प्रतीक हैं। भगवान राम का राम राज्य ये संविधान का मूलभूत अंग है और राम राज्य का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो। और 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अगर आप ये कहते हैं कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा था तो आप 70 साल थे, आपने क्यों नहीं कर दिया भाई? आप करते हैं, आप जो भी हमारे राम को मानने वाले हैं वो आपको वोट देते। नहीं, उनका कहना है कि हम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तो न्यायालय का फैसला जब आया तो न्यायालय का बना। आपने ये बिल्कुल गलत कहते हैं। चूंकि विपक्ष की जो पार्टी है उसने अदालत में लिखित एफिडेविट दिया था कि भगवान राम काल्पनिक हैं। आज बस्ती के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र ने और बस्ती के सदर विधायक ने यहाँ विधानसभा में राम मंदिर प्रस्ताव का विरोध किया था। तो आप अगर राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो किस मुंह से आपको यह अधिकार है कि राम भक्तों से आप वोट की अपील कर पाइए? आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर राम का विरोध करते हैं, राम की नीतियों का विरोध करते हैं, तो राम के जो उपासक है, जो भगवान राम को मानने वाले हैं, वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे, कभी आपको वोट नहीं देंगे, आपको एक एक वोट के लिए तरसा देंगे। नहीं, राम का भी तो कहना है कि कर्म ही प्रधान है, आप कर्म कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मंदिर में बैठिए 24 घंटा माला जपिए, उन्होंने कहा कर्म कीजिए। तो जनता यही कह रही है, विपक्षियों का यही कहना है कि हमको रोजगार दीजिए, राम खाने को नहीं दे देंगे। नहीं, क्यों नहीं रोजगार देंगे? भगवान राम की आप अब अयोध्या में जाइए। अयोध्या आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। यहाँ होटल व्यवसाय है, यहाँ जितने ई रिक्शा वाले हैं, जितने मतलब पटरी वाले हैं, ठेला वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, मतलब तमाम ऐसे रोजगार हैं, जितने होटल हैं, आप चले जाइए। जितनी अर्थव्यवस्था सिर्फ अयोध्या की नहीं, अयोध्या से जुड़े जितने, हमारा बस्ती जिला अयोध्या से जुड़ा है, यहाँ जिले का विकास आप देख लीजिए। कोई ऐसा विकास का तंत्र नहीं है। चूंकि हमारे पास समय सीमित है, 10 साल अभी मिले हैं हमको। अब अगला 5 साल जो काम बच गए हैं वो फिर होंगे। सौरभ जी, हमारे जहन में एक सवाल मन में आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आप जितने उन्होंने काम किया, कामों को आपने हमारे समक्ष गिनवाया और हमारे बस्ती की जनता के सामने, लेकिन सवाल ये है कि बस्ती में एन केन प्रकार से एक सीट भाजपा का आया है, बाकी चारों सीटों पर सपा की सीटें आई हैं। तो आखिर ये कैसे हो गया? जब इतना काम करने के बावजूद तो चारों सीटों पर तो आपका हक होना चाहिए था। देखिए, 2 साल तो कोरोना काल में चला गया और कुछ ऐसी कमियां रही, उपाय जनता कुछ नहीं समझ पाई, उस वजह से 4 सीटें हमको गंवानी पड़ी। लेकिन 2014, 2019 और ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें मोदी जी से बड़ा चेहरा पूरे विश्व में राजनेता का नहीं है आज। और रही बात कहते हैं कि मेहनत की बात, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मेहनत की बात नहीं करती। आज भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संगठन किस पार्टी का है पूरे विश्व में? बताइए। भारत की जो पार्टी है, आप विपक्ष में कांग्रेस का नाम ले लीजिए। कांग्रेस का बस्ती में उसका एक जिलाध्यक्ष हैं और उसके बाद उनकी कोई कार्यकारिणी नहीं है, कोई संगठन। अरे वो तो पूरे देश का न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। लाभ क्या मिला? से लोगों को जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, पूरी जनता जानती है कि उनमें दम नहीं है, उनके बातों में दम नहीं है, उनके कामों में दम नहीं है, और वो इसलिए नहीं। करोड़ों लोग चल रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं?
कहाँ चल रहे हैं करोड़ों लोग? करोड़ों लोग, आप रैली देखिए, टीवी खोल के देखिए, यूट्यूब को खोल के दीजिए, समाचारों को देखिए। उससे ज्यादा भीड़ भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता अगर मंच पे चढ़ जाए तो उससे ज्यादा भीड़ बटोर लेता है। और भीड़ तो कभी भी किसी को देखने के, भीड़ आपसे प्रभावित लोग आपके लिए खड़े, आपको वोट के माध्यम से जब वो आपको सपोर्ट करें तब आपको माना जाएगा कि आपके विचारों से वो प्रभावित हैं। अगर वो आपको वोट नहीं दे रहे हैं, देखने के लिए सड़क पे तो कोई नाचने लगे तो भी लोग भीड़ लगा लेते हैं, तो इसका क्या मतलब उससे प्रभावित है? वो तो आदमी मनोरंजन के लिए चला जाता यानी है। राहुल गांधी नाच कर रहे हैं। नाचने मतलब मेरे कि मनोरंजन तो करते हैं, उनकी बातों से मनोरंजन होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी किसी को देखने चला जाए। देखने जाने से अगर वो आपसे प्रभावित है तो वो आपको वोट देगा। तो अब की बार 4 जून को इस देश का रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। यानी कितना आप सोचते हैं कितना आ जाएगा सीट? 400 पार, इसमें कोई अच्छा, आप भी गारंटी दे रहे हैं? एकदम 100% 400 पार। कितने बजे होगा ये 400 पार? 400 पार वही 9 बजे से शुरू होगा। हमको लगता है कि 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, 4 बजे तक सरकार बन जाएगी 400 पार। 4 बजे 400 पार और नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम निर्विवाद रूप से। तो अच्छा, क्या आप सोचते हैं कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बहुत से काम बचे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है और CANRC है, और ऐसे तमाम काम जो जनहित में बचे रह गए हैं या जिनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, वो सारे काम किए जाएंगे। हाँ, जिससे भी जनता का हित होगा वो सारे कार्य किए जाएंगे। तो ठीक है सर, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई थी तो 2 सीटों से इनकी यात्रा शुरू हुई थी और आज 400 पार की तैयारी है। पीएम मोदी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं और विदेशों में भी जाकर के अपने धर्म, संप्रदाय, अपनी संस्कृति को वहां पर जाकर के बताते हैं और वो जो अन्य देश हैं अपने देश के बारे में गुणगान करते हैं। और इसीलिए भारत विश्व गुरु की ओर पर है। और जो राम का विरोध करते थे, जो 400 पर थे, वो 40 पर चले गए। क्या यही विधि का विधान था या राम की रचना थी? कहते हैं ना, जो राम रच देते हैं वही होता है। शायद यही राम की इच्छा थी और आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और यही पार्टी सबसे श्रेष्ठ है। अब देखना यह है कि देश का राजा कौन होता है, सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देश का बच्चा बच्चा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी गुणगान कर रहे हैं 4 जून को 400 पार होगा। देखते हैं 140 करोड़ जनता किसको चुनती है। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।